हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम मेन सीट गारंटी प्रोग्राम में अगले सब्जेक्ट पर मूव करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। कोर्स की थीम है प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर का क्या रोल है वो आपको समझ आएगा अगर आप इस कोर्स को लगातार फॉलो करते हो। आपकी स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन है कितना टफ दिखता है। ऑनेस्टली अगर मैं आपकी जगह एग्जाम देने गया होता इस क्वेश्चन को छोड़ देता, या अगर आपने नहीं पढ़ा तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि एमएसडीपी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करके गए हो तो आपको पता है कि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एमएसडीपी कोर्स के बारे में बता दूं, आप कहां से एक्सेस कर सकते हो। जो फ्री कोर्स है सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पर आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। सीसेट का भी वीडियो है, इसे आप देखना। आपकी सीसेट की भी अच्छी खासी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और भी एमएसडीपी में कई टॉपर्स के वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। एंड अगर आप पेड कोर्स में जाना चाहो तो सिनॉप्सिस के स्पेशल कोर्स में जाकर यहाँ इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये जो टॉपिक लिस्ट है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे सिनॉप्सिस के स्टूडेंट हो, दोनों ही केसेस में आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल रटे होने चाहिए एग्ज़ाम में। इशू क्या होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, हम इन जनरल पढ़ते हैं फ्रीडम स्ट्रगल तक। जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिल गई बस उसके बाद से हमने चीज़ों को उतना सीरियसली लेना छोड़ दिया हो। तो ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो स्पेशली इसीलिए फॉर्म किए गए क्योंकि बुक में बाद में आते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे रिपीटेड है। यहाँ सबसे पहले पूछा है कौन सा करेक्ट है। किंगडम की बात की गई है, एक अर्कोट निज़ामत की बात की गई है, एक मैसूर किंगडम की बात की है, एक रोहिलखंड की बात की गई है। मैसूर का पूछा है हैदराबाद से आया, अर्कोट का पूछा है हैदराबाद से आया, मैसूर विजयनगरा से आया, और रोहिलखंड जो अहमद शाह दुर्रानी या फिर जो अब्दाली, एक ही नाम है आपको ध्यान रखना होगा, इनसे आया है। तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पहले हम स्टेटमेंट नंबर 2 सर्च करते हैं। मैसूर किंगडम विजयनगरा एम्पायर से आया। विजयनगर में ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा था। विजयनगर एम्पायर के अगर हम क्वेश्चंस में जाएं तो 2006 में ये क्वेश्चन पूछा है। जब राजा वोडियार ने किंगडम ऑफ मैसूर को फाइंड किया था उस टाइम पर विजयनगर का एम्पायर कौन था। 2006 का क्वेश्चन है और ये अब 2021 में रिलेटेड चीज़ पूछी है। आंसर जो भी हो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ के जाते तो मैसूर किंगडम और विजयनगर के बारे में जो रिलेशन है वो आप ज़रूर पढ़ोगे। अब ऐसे ही तो रैंडमली तो पूछेगा नहीं कि अकबर जब इंडिया में था तो उस टाइम पे यूरोप में कौन था, ऐसा नहीं पूछता। इन जनरल कुछ ना कुछ रिलेशन है, तभी पूछा है यूपीएससी ने क्वेश्चन। अगर आप इसके डिस्कशन पे जाओ, राजा वोडियार या वोडियार डायनेस्टी की हिस्ट्री पर जाओ, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो वोडियार्स थे वो विजयनगरा एम्पायर में फ्यूडेटरी थे, और जब विजयनगर वीक होने लगा उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और ख़ुद को इंडिपेंडेंस यानी कि स्वाधीनता दिला दी कि हम विजयनगर से अब आज़ाद हैं। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को ऑक्यूपाई किया। हालांकि विजयनगर एम्पायर को ये मानते थे, राजा को मानते थे, पूरी इज्जत देते थे, फिर भी जो आज के टाइम पे भी आप देखते हो मैसूर दशहरा बनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं मैसूर की इंडिपेंडेंस विजयनगरा से सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है, ये वाला क्वेश्चन कि राजा वोडियार के टाइम पर जब उन्होंने मैसूर को फाइंड किया उस टाइम पर विजयनगर का एम्पायर कौन था, ये क्वेश्चन, या फिर जो ये इस साल का क्वेश्चन है, आप देखो मैसूर किंगडम विजयनगर से आया। अगर आपने वो 2006 का क्वेश्चन पढ़ा भी है ना तो आप डेफिनेटली उसके बारे में रिसर्च करोगे, आपको पता है कि ये ट्रू है। और जैसे ही आप कहते हो कि स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू है तो हमारा डी तो एलिमिनेट हो जाता है कम से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहिलखंड अहमद शाह दुर्रानी से कैसे रिलेटेड है। अगर हम ये 2010 का क्वेश्चन देखें, अहमद शाह अब्दाली का पूछा हुआ है कि इमीडिएट रीज़न क्या था अहमद शाह अब्दाली के इंडिया इन्वेड करने का और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ने का क्या रीज़न था। तो जब आप ये पढ़ोगे अहमद शाह अब्दाली, तब आपको ये भी पता चलेगा कि इन्हीं का नाम ही अहमद शाह दुर्रानी है। तब आपको ये समझ आएगा कि इनका रोहिलखंड से एटलीस्ट कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये मराठा एम्पायर के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी और अफगान आर्मी ऑफ अहमद शाह दुर्रानी या फिर अहमद शाह अब्दाली के ऊपर इसके बारे में आपको पढ़ना है। सदाशिव राव उस टाइम पे मराठा आर्मी के हेड हुआ करते थे। अगर आप इसके आंसर को भी देखो तो मराठास वाला स्टेटमेंट नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए में ट्रू है, बाकी कोई ऐसे रिलेटेड ऑप्शंस नहीं है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 भी पता है कि रोहिलखंड और ये अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी का कोई ऐसा लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 आपका ट्रू हो गया, 3 आपका रॉन्ग हो गया। इसका मतलब
डी गलत हो गया और 3 आपका रॉन्ग है, इस वजह से सी भी गया। अब यहाँ पर आंसर ए और बी में है। यहाँ पर देखो, अब ये ना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन लिए हैं। ठीक है, आप एटलीस्ट 50-50 पर हो। अब एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी है जो निज़ामत ऑफ अरकोट है। कुछ लोग कहते हैं ये हैदराबाद का प्रोटेक्ट्रेट था, लेकिन उससे इमर्ज नहीं हुआ था। कुछ लोग कहते हैं हैदराबाद का था तो फिर बाद में हैदराबाद से ही इमर्ज हुआ। तो कोचिंग्स ने अलग अलग आंसर दिए हुए हैं, तो अगेन ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, राइट। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये जो नोट्स अवेलेबल हैं जो हमने बनाए थे बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, उसमें जहाँ अरकोट की बात की गई है वहाँ से कैपिटल ऑफ कर्नाटक की बात की गई है, राइट। उसको हैदराबाद से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं दिखाया, तो हम फिलहाल इसका आंसर बी मानते हैं। अब जब हमें नहीं पता, कोचिंग्स को नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर को रेफ़र करके आप 2 स्टेटमेंट डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हो और ए और बी में आप जाके 50-50 में गेम खेलोगे। तो डेफिनेटली टफ क्वेश्चन था ये, और जो इस साल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके लिए भी टफ ही था। प्रीवियस ईयर इन जनरल सब सॉल्व करके नहीं जाते, तो अगर आप प्रीवियस ईयर करके जा रहे हो डेफिनेटली एज में हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी टफ है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कहाँ थी, राइट। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, इनमें कोई ट्रिक नहीं लगती, कुछ एलिमिनेशन नहीं है। चाहे कितने कम क्वेश्चन किए हों, ये क्वेश्चंस आपको छोड़ देने चाहिए। अगर आपने कोई भी स्टैंडर्ड नोट्स फॉलो किए हैं, जैसे सिनॉप्सिस के नोट्स में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि 1623 तक सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रेंच का रिलेशन त्रिचुरापल्ली से है, लेकिन अगेन सिनॉप्सिस जैसे नोट्स हैं नहीं सबके पास, आपके पास भी नहीं है, तो ये एक टफ क्वेश्चन है। आंसर इसका 1 ओनली है, राइट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन या तो छोड़ ही देने हैं, उनमें कुछ कर नहीं सकते हो। देखो मैं क्या बता दूंगा वैसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, नहीं आते नहीं आते। तो ये 2 क्वेश्चन स्टार्ट करने का यही पर्पस था। प्रीवियस ईयर से जितने सॉल्व हो पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहे छोड़ दो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो डायरेक्टली रिपीटेड हैं, आसान भी हैं। देखो ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड एजुकेशन पॉलिसी, देखो इससे कितने क्वेश्चंस आए हैं। एक तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले तो मैं इसको टफ कहूँगा नहीं, लेकिन अगर इजी है भी, सपोज ये टफ क्वेश्चन भी होता, जो बेथुन स्कूल है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था या किसका था। ये 2001 का क्वेश्चन देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द बेथुन स्कूल एट कलकत्ता, एम इनका जो भी हो, राइट। ये स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन देखो, आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की नीड भी नहीं है। मतलब अगर इस क्वेश्चन को आप गलत भी करते हो, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के गए हो, तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले रहे हो। और भी क्वेश्चन पूछे हैं बेथुन के ऊपर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर, बट ये तो डायरेक्टली ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठ के आ गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो प्रीवियस ईयर से सीधे रिपीट हो रहा है। ऐसे ये 2020 का क्वेश्चन, वेलेज़ली ने इस्टेब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो क्वेश्चन 2018 में पूछा है, पहले भी पूछा हुआ है, बट 2018 में देखो यहाँ पर पूछा है। अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये जो वेलेज़ली है ना, इसका आंसर ये गलत है, 3 का ये वाला सही नहीं है। ये जो आंसर है लॉर्ड वेलेज़ली है, और लॉर्ड वेलेज़ली और आर्थर वेलेज़ली 2 अलग अलग आदमी हैं। उस साल इस क्वेश्चन को लेके हंगामे कट गए थे कि अब मतलब लोगों के सरनेम और ये भी याद करें। मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेज़ली ने इस्टेब्लिश किया था, ये तक ठीक है। यूपीएससी इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थर वेलेज़ली है कि लॉर्ड वेलेज़ली, तो उस साल तो लोगों ने बिल्कुल हाहाकार तांडव मचा दिया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज को लेकर आपको भाई ये पता होना चाहिए था क्यों पूछा है। ये 3 कॉलेज पूछे हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप क्वेश्चन तो पढ़ के जाओगे ही ना। जो भी नोट्स आप फॉलो कर लो, यहाँ आप क्लियर ये देख पाओगे कि ब्रिटिश सिविलियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ट्रेन करना चाहते थे। आंसर इसका डी है, फोर्ट विलियम कॉलेज की यही कहानी है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सिनॉप्सिस के 2020 सीरीज़ में आपको डेफिनेटली दिखेंगे। और इसके लिए मैं एक काम और कर दूंगा, अगर आपने एक कोर्स नहीं भी ज्वाइन किया है, आप ये जो टॉपिक देखो, ब्रिटिश पॉलिसी में इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ दिख रहा है आपको, एजुकेशन पॉलिसी दिख रहा है, ये बाकी जितने भी हैं ब्रिटिश पॉलिसी को लेकर मॉडर्न हिस्ट्री में, यहाँ आपको 2020 सीरीज़ की प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे लगातार, यहाँ आप देख लेना। और मैं इसका जो PDF है वो भी फ्री रिसोर्सेज में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2020 सीरीज़ फॉलो करना है, वो फ्री वीडियोस एंड फ्री रिसोर्सेज रहेंगे, वहाँ से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड्स डिस्पैच को लेकर क्वेश्चन पूछा है, आपको आना चाहिए, ईजी क्वेश्चन नहीं है डेफिनेटली। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 2003 का जो क्वेश्चन था, अगर आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन
करने की कोशिश की हो, पढ़ने की समझने की कोशिश की हो, तो यही पूछा है कि वुड्स डिस्पैच जो 1854 का था उसका एम बेसिक क्या था, राइट। उसका बेसिक एम स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर तो था ही यहाँ पर, ठीक है। वुड्स डिस्पैच को ऊपर हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये डेफिनेटली आपको पढ़ना बनता है। वुड्स डिस्पैच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते हैं हम इन जनरल, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, बस ये प्रीवियस ईयर से आपको ये पता रहता है, रिकॉल वैल्यू आपकी हाई हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में गलत नहीं करते। अगर आपने एक बार भी बुक खोल के देखी है तो आपको ये पता चलेगा इंग्लिश को डेफिनेटली प्रमोट करते थे ये, लेकिन हर लेवल पर नहीं करते थे। प्राइमरी लेवल पर ये वर्नाकुलर को, जितना मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहीं पर लिखा होगा वर्नाकुलर इंपॉर्टेंट मीडियम, राइट। तो ये था बेसिकली। तो जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया प्रीवियस ईयर को, 2003 वाले को, आप 18 में अपना आंसर इजीली कर पा रहे हो ना, क्योंकि ये तो देखो मुझे भी नहीं याद आ रहा है इतने आसानी से, ठीक। अब इसमें देखो जो करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ ऑल लिखा हुआ है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कर दो एलिमिनेट। अब वुड की जगह कोई और होता है जिसने ऑल लेवल पे बात की हो। तो हिस्ट्री में एक्सट्रीम फैक्ट्स वाली चीज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं चलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी पड़ेगी। हिस्ट्री में एलिमिनेशन के लिए आपको नॉलेज ज़रूर चाहिए, लेकिन जब नहीं है नॉलेज तो फिर ठीक है, उस टाइम पे हम फिर वही तुक्केबाजी पे आते हैं, कई बार भर्रे बैठ जाते हैं। सही, जब नहीं आ रहा, कुछ लग रहा है कि एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे क्वेश्चन कर देने चाहिए, ऐसे तुक्के मार लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम उस अप्रोच से सॉल्व करेंगे कि अगर क्वेश्चन का नेचर पॉजिटिव है तो हम स्टेटमेंट में पॉजिटिव सेंस वाले ऑप्शंस ढूंढ के उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, एक दो क्वेश्चन हम ऐसे डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज। देखो, ब्रिटिश रूल इन इंडिया को हम पॉजिटिव सेंस में तो नहीं ही देखते ना, हम तो इन जनरल यही कहते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है वो नेगेटिव टोन का है। अब नेगेटिव चीज़ के इम्पैक्ट आपको नेगेटिव दिखेंगे, तो एटलीस्ट हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। इन्होंने कहा रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये पॉजिटिव चीज़ है ना, ठीक। क्वेश्चन में आपसे नेगेटिविटी जानना चाह रहा है। स्टेटमेंट ए पॉजिटिव है, ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये पॉजिटिव सा भी लग रहा है, नेगेटिव सा भी लग रहा है, लेकिन 19th सेंचुरी इंडिया की बात करें, वहाँ अगर इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो जाए तो फिर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, राइट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। चौथा, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, ये भी नेगेटिव टोन का स्टेटमेंट है, लेकिन 19th सेंचुरी इंडिया की बात कर रहा है, उस टाइम पे कहाँ मतलब अर्बन पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज हो गया, इतना एक्सट्रीम वर्ड भी है। थोड़ा बहुत इंक्रीज तो हमेशा से होता आ रहा है, बट रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन इतना अच्छा, मतलब वो उस टाइम के हिसाब से अगर आप देखो तो पॉजिटिव ही है, लोग गांव से शहर में जाना चाहते थे, तो वैसा नहीं हुआ। अगर मैं सिर्फ इस रूल से जाऊं कि क्वेश्चन की टोन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए, मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इजीली ले आऊँगा। और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आप देखना, स्पेशली इन्वायरमेंट में जब इम्पैक्ट पूछता है, साइंस टेक में, वहाँ ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है। अब अगेन ये वाला क्वेश्चन, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देख के यूपीएससी ने एक दो चीज़ें ज़रूर की है। जिन्होंने ज़्यादा पढ़ लिया बेसिकली, ये उनके लिए नेगेटिव था। 2018 में ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, जैसे ये पता था कि फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली ने इस्टेब्लिश किया, उनके ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा था, जिन्हें नॉलेज नहीं थी, उन्होंने इन जनरल सही भी कर दिए ये क्वेश्चन। बट अब ऐसे केस में आप कुछ नहीं कर सकते। अब यूपीएससी ने ठान लिया कि आपको क्वेश्चन गलत करवाना है, तो फिर वो गलत करवा लेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। बट उस केस में क्या होगा, कट ऑफ नीचे जाएगी। अगेन जैसे 2015 का क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही बनाया। जब इंडिया आज़ाद हो गया 1947, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना बंद कर देते हैं, उसके बाद से यूपीएससी ने लगातार क्वेश्चंस पूछे। हमने ये देखे इकोनॉमिक एंड एजुकेशन पॉलिसी में, ये बाद के चैप्टर से ही क्वेश्चन है। अब इन जनरल लोग दादा भाई नौरोजी पढ़ के छोड़ देते हैं। सबको पता है कि इकोनॉमिक क्रिटिक है। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में इनकी बुक का नाम जानना चाहूँगा, और इनको भारत का ग्रांड ओल्ड मैन भी कहते हैं, तो वो नाम किसने दिया था वो जानना चाहूँगा, राइट। तो ये कमेंट सेक्शन में बता दो। लेकिन अगेन ये बाद के चैप्टर्स हैं ना, जो बेसिकली आपकी स्पेक्ट्रम बुक है जो, उसके अगर आपने वो ढंग से नहीं पढ़ी तो ये क्वेश्चन भी आप गलत करोगे। इसमें स्टेटमेंट भी देखो ऐसा दिया है कि वन ओनली, राइट। तो बहुत से लोगों ने इसका वन ओनली भी लगा दिया था। आंसर इसका तीनों है। जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये द हिंदू वाले हैं, आरसी दत्ता, इन्होंने भी खूब भर भर के गालियाँ दी। अब जिन्होंने जी सुब्रमण्यम अय्यर भी पढ़ा है, उन्हें भी पता है हिंदू वाले डेफिनेटली क्रिटिक ही हैं गवर्नमेंट के, तो उन्होंने भी लगा दिया। मतलब ये इश्यूज हो रहे हैं, आप समझ रहे हो। बुक की ये लाइन है कि
कि दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, राणा डे, गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर, जी.वी. जोशी, पी.सी. रे, ये वाले थे जिन्होंने एंटी इम्पीरियलिस्ट जो लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा पब्लिश किया। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म थे बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट लेनिन से भी पहले माने जाते हैं। नौरोजी के जो नाम बताया मैंने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत इजी दिखेंगे बट उसमें स्टेटमेंट इतने क्लोज हैं कि अगर इसमें ऑल ऑफ द एबव होता तो हो सकता है हम चारों स्टेटमेंट ट्रू मान लेते हैं, क्योंकि प्रिविलेज ब्रिटिश इंपोर्ट्स को इंडिया में मिलती ही थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ही और इंडियन इंटरेस्ट को नीचे रखा ही जाता था और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती थी। तो इम्पीरियल प्रेफरेंस बेसिकली ये रेशियल जो पॉलिसी है, वाइट मैंस बर्डन जो कहा जाता है, यूरोपियन एथनोसेंट्रिज्म जो है, जिसके बारे में मैम ने आपको 2020 सीरीज़ में पढ़ाया भी है लेक्चर 1, वो यही है इम्पीरियल प्रेफरेंस। लेकिन अगर इसमें ऑल ऑफ द अबव होते देन बाई चांस इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि इसमें एक कहता बी ओनली और एक कहता कि ABCD चारों, तो वहाँ पे डिस्प्यूट भी हो सकता था। वो आपको वेट करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में क्या चॉइस ली जाएगी। उस टाइम पे आपको अपनी गट फीलिंग पर जाना है। अगर मैं हूँगा तो मैं चारों के चारों ऑप्शंस वहाँ पर ट्रू कर दूँगा। तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर हेल्प करेंगे, बुक पढ़ना हेल्प करेगी, और जो टॉपिक लिस्ट मैंने आपको 2020 सीरीज़ में दे दी वो हेल्प करेगी। जो ये मैंने आपको टॉपिक लिस्ट दी है और ये वीडियोज़ हैं, इसमें आपको जो अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इन सब के आंसर मिलेंगे। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है, इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पॉलिसी, इसमें क्या लिखा है, ट्रेड, पीजेंट, ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग, ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं। मैंने आपको बोल दिया फ्री रिसोर्सेज में कंटेंट अपलोड कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो ट्राइबल अपराइजिंग से है, उलगुलान बिरसा मुंडा वाले से। 2020 वाला देखो पीजेंट अपराइजिंग से है, इंडिगो रिवोल्ट। मैं आपसे आंसर चाहूँगा इनके कमेंट में, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अगर इंटरेस्टेड सिंसियर स्टूडेंट हो तो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताओ कि उलगुलान का क्या आंसर है, वो तो मैंने बता ही दिया था आपको। इंडिगो वाले का क्या आंसर है, ये पीजेंट रिवोल्ट से हो गया, राइट। यहाँ संथाल अपराइजिंग ये ट्राइबल से हो गया। यहाँ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ये आपका ट्रेड यूनियन वाले से हो गया, और ये भी आपका ट्रेड यूनियन से है। इनफैक्ट जो ये 2017 के दोनों क्वेश्चन है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 एंड ये फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 एंड 1891, ये बुक के 2 लगातार पेजेस पे क्वेश्चंस हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं लगातार पेजेस से, ऑप्शंस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला अगर आप क्वेश्चन देखो 2013 का तेबागा चाहिए 1/3 हम देंगे, 2/3 हमें चाहिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जो मैंने आपको टॉपिक लिस्ट दे दी, मॉडर्न हिस्ट्री में बाकी सारी कहानी एक तरफ और ये वाली कहानी एक तरफ, थोड़े से टफ टॉपिक है, इनको कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक बार कर लेते हो तो बहुत एश्योरेंस से आप ये +6-7 मार्क्स ला सकते हो आराम से, बहुत ईजीली। तो खैर ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। जैसा मैंने कहा, ये वाले टॉपिक का मैं PDF आपको अपलोड करके दे दूँगा फ्री रिसोर्सेज में, यही 2020 सीरीज़ पेज पर डेमो कंटेंट में हम यहाँ अपलोड कर देंगे। एंड यहाँ पर मेन सीट गारंटी प्रोग्राम से इस पेज पर जाकर अगर आप कोर्स देखना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। फ्री प्लेलिस्ट 2020 सीरीज़ की इधर है, MSGP की फ्री प्लेलिस्ट इधर है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। मॉडर्न हिस्ट्री पर एक लेक्चर और लेंगे, फिर हम होपफुली पॉलिटी पर आएंगे। आई थिंक ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और लेक्चर हम बनाते रहें या मैं बनाता रहूँ, तो आई वुड लाइक टू सी यू इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।